Morning student. So today we will study solution chapter. What is solution? देखिए 12th क्लास में जो सॉल्यूशन चैप्टर है यहाँ पर हमें कौन से सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना है। हमें स्टडी करना है ट्रू सॉल्यूशंस। किसके बारे में स्टडी करना है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ पर सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। आप सभी ने पढ़ा 9th क्लास में कि सोल्यूट क्या होता है कि जो हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अब देखो सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, वन इज होमोजेनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस सॉल्यूशन कौन से? वो वाले सॉल्यूशन जिनके अंदर जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। एंड हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग द कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि लाइक आप ड्यू की बोतल लेके आते हैं। अब हमारे पास ड्यू की बोतल है, आपने देखा कि अगर हम बोतल में फर्स्ट शिप लेंगे उसका टेस्ट एंड जो लास्ट में जो पार्ट बचेगा उसका टेस्ट क्या होगा? सेम। यानी कि इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि वो हमारा जो लिक्विड है वो अपर लेवल से है या फिर लोअर लेवल से, उसकी जो कंपोजिशन है वो ऑल ओवर क्या रही है? सेम। लाइक अदर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डेली यूज़ का। आप वाटर लेंगे, उसमें शुगर डिज़ोल्व कर देंगे, उस डिज़ोल्व होने के बाद आप देखती हैं चाहे आप पानी ऊपर से टेस्ट करें या फिर नीचे से, तो जो आपका टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल। अब देखिए इस चैप्टर में हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है, टर्मोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो सबसे पहले आप बना लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड फिर हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर। थर्ड हमें स्टडी करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन इज विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेंटो फैक्टर। चैप्टर की एंडिंग में जो होगा, देखिए इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में वो यहाँ से आते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, तो नाउ वी आर स्टडी अबाउट द सम टर्मोलॉजी। और देखिए यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी है उनके बारे में हमें पढ़ना है। ऑल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन पे। एक्चुअल में कंसंट्रेशन होती क्या है? सबसे पहले तो यही पढ़ोगे ना, कंसंट्रेशन होती क्या है। तो कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए आपको कंसंट्रेशन के बारे में जब पढ़ना है, देयर आर डिफरेंट लाइक मास इन वॉल्यूम, मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देयर आर डिफरेंट। तो हम सबसे पहले इनको स्टडी करते हैं। तो हम इन पर देखते हैं कि कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ताकि हमें बाद में याद रहे। तो आप यहाँ पर हेडिंग बनाइए सबसे पहले, कौन सी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और यहाँ पर बनाइए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप सबसे पहले लिखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी है। नंबर 1 इज परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड इज मोलैरिटी। देखिए आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है।
तो आप देखिए मोलैरिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M here, and fourth one is normality, which is denoted by N, and उसके बाद फिफ्थ आप एक टर्म पढ़ेंगे ppm, which is known as parts per millions, एंड एक और टर्म हम पढ़ लेते हैं कई बार, फॉर्मेलिटी। देखिए एनसीईआरटी में इससे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, पर अगर हम नीट वगैरह की तैयारी करें तो कई बार इसके बारे में डिस्कस कर लेता है। अब हम आते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स के लिए, टेम्परेचर जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले देखिए मास। देखिए हमने यहाँ पर जो लिए हैं टर्म्स, उनमें क्या रहा है, वॉल्यूम। आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बट मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। देखिए आपने देखा होगा चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, आप हमारा वेट चेंज नहीं होता। देखिए वेट बोले या फिर मास, एक्चुअल में केमिस्ट्री में दोनों टर्म का मतलब एक है, पर फिजिक्स में मास और वेट का मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम टर्म पढ़ते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर बेस्ड है, विच इज डिनोटेड बाय एक्स, एंड थर्ड इज मोलैलिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ओके, तो हमें इन टर्म्स के बारे में पढ़ना है, इनकी हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। और फर्स्ट डेफिनेशन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ solution. Let solute is A, then volume of A plus B, and we are study about the percentage. So multiply 100 and here also multiply 100. Clear? अब suppose आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देनी है, हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दी गई, तो आपको नीचे क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। तो यहाँ पर जब परसेंटेज की बात हो रही है तो आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपकी कितनी होगी, 100, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन। किसकी बात की हमने, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या हुई, 10। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी आपके पास, 100। अब देखिए यहाँ से क्या समझ में आया आपको, ये कंप्लीट 100 है, दैट मीन्स 10 ml of ethanol dissolve in 90 ml of water। समझाया कि ओवरऑल हमें 100 करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ml of ethanol dissolve in 90 ml of water। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जब आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे, दैट मीन्स आपको क्या लेना है, सोल्यूट का मास लेना, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज की बात है तो मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी आपको सेम करना है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दी है तो आपने कितना कंसीडर कर लेना है, 100 कंसीडर कर लेना है। अब चलिए हम उसके बाद यहाँ भी एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। किसका सॉल्यूशन लिया, 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in
100 ml ऑफ H2। समझ आया? अब हम थर्ड टर्म की बात करते हैं, जो कि हमारी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, that is number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। अपने के लिए सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए और किस में डिजोल्व किया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट शुड बी इन लीटर। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स क्या आते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, विच इज नोन एज W बाय M इंटू V, अगर आपके पास वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दिया है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 25 ml of solution। देखिए आपको H2SO4 सोल्यूट दिया है, डिजोल्व एक सॉल्यूशन में जिसकी वॉल्यूम कितनी है, 250। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास H2SO4 का जब आप मोलर मास निकालेंगे वो कितना आएगा, 98। तो आपको गिवन वेट कितना है, 4.9 एंड मोलर मास इज 90। 250 आपको वॉल्यूम दी है, मल्टीप्लाई 1000 एंड पॉइंट हटाने के लिए आपने 0। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मोलर। ओके, इसके साथ ही नेक्स्ट जो हम बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म की, विच इज नोन एज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ, देखिए वहाँ पर आपने क्या लिया था, सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 kg ऑफ solvent। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg, ग्राम में। तो W बाय मोलर मास इनटू गिवन वेट जो आपको किसका दिया होगा, सोलवेंट का, मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी लिखेंगे हम, क्या होता है, ग्राम पर मोल्स डिवाइड बाय kg, या फिर आप लग सकते हो मोल्स पर kg। एंड ये हमने बताया इट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच टेम्परेचर। क्यों डिपेंड नहीं करती, बिकॉज
volume depends upon temperature, mass does not depend upon temperature. Here we are talking about the mass, not volume. ओके कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप डिफरेंस लिखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में, तो क्या डिफरेंस हुआ, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती और मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। और क्यों नहीं करती, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? ओके अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमारी एक टर्म रह गई थी टेम्परेचर डिपेंडेंट में, वो हमारे पास आती है क्या, नॉर्मेलिटी। These are the basic terminology. Okay, normality is known as it is the number of gram equivalent, पढ़ा है ना आपने 11th में, of the solute dissolved in, देखिए 1 liter of सॉल्यूशन। हमने इसको भी बोला है ना, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, mass of solute in gram divide by equivalent mass into volume। अब वॉल्यूम हमने किस में लिया है, मिलीलीटर में, तो हम यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके अब आपको क्या निकालना आना चाहिए, अगर हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। और आपको पता है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ हमें किसका निकालना है, सॉरी एसिड का, तो हम क्या लिखेंगे, आप लिखोगे मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय, एसिड के केस में हम बेसिसिटी लेते हैं बेटा। एसिड अगर हमें इक्विवेलेंट वेस्ट किसका निकालना है, बेस का, तो मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय बेस के बारे में एसिडिटी लेते हैं। अगर हम बात करें हमें कोई सॉल्ट गिवन है तो आप क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन। क्लियर है? इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा आपके पास, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद एक टर्म जो हमारे पास है, आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिएगा प्लीज़ मेरे चैनल से। इसके साथ साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उनके साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे और आपको चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चैप्टर के एंड में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स गाइस, ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और इसको खूब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको +2 के हर चैप्टर की टॉपिक वाइज क्लियर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी एंड साथ में चैप्टर के एंड में कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स।